हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेंजी क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 न्यू बुक गणित मंजरी का इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द हाफ ईयरली एग्जाम फॉर यू। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अलजेब्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने, पहले ये समझ लेते हैं। टॉपिक पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे, उसके बाद व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है। आफ्टर दैट लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंस होते हैं ये भी समझना है। एक लीनियर पैटर्न क्या होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एपी की झलक मिल जाएगी जो 10th क्लास का टॉपिक है। उसके बाद लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है। आफ्टर दैट एक नई चीज़ है आपके लिए, लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके इसमें। एंड आफ्टर दैट हम विजुअलाइजिंग देखेंगे कि कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशंस की। ओके चलिए लेट स्टार्ट। नेक्स्ट थिंग इज बेसिक टर्मिनोलॉजीज। सबसे पहले हमें समझना है कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। यहीं पे हम अपनी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे सिंपल अगर हम समझेंगे तो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि एल्जेब्रिक सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो सिर्फ तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होते हैं। अब वो चीज क्या है वो समझ लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज कांस्टेंट, सेकंड थिंग इज वेरिएबल्स, एंड थर्ड थिंग इज ऑपरेटर। बेटा यहाँ पे तीन चीज है। फर्स्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो ये यहीं पे हमारा कवर हो जाएगा। कांस्टेंट वर्ड का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो फिक्स होती हैं, यानी फिक्स्ड वैल्यूड नंबर्स। फिक्स्ड वैल्यूड नंबर्स, अभी फिक्स वैल्यू नंबर्स मतलब ऐसी वैल्यू जिनकी फिक्स है, जैसे कि 5 हो गया, 6, हम और कोई नंबर ले सकते हैं, 2.5, 7/8। ये सभी नंबर्स हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट्स हैं बिकॉज इनकी वैल्यू कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। इसमें एक एग्जांपल पाई भी हो सकता है, बिकॉज हम जानते हैं कि पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, उसकी भी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। आफ्टर दैट वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का बेटा ऑपोजिट है जस्ट कांस्टेंट का। कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड वैल्यू नंबर, वेरिएबल्स का मतलब होता है नॉन फिक्स्ड वैल्यू नंबर्स। नॉन फिक्स्ड वैल्यू नंबर्स यानी ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लेट से एक हॉल में बहुत सारे लोग खड़े हैं और उनको हमें नंबर से रिप्रेजेंट करना है। अब हमें नहीं पता कि वहां पे कितने लोग हैं, तो हम उन्हें लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक हम वहां पे बोल सकते हैं बेटा एक्स लोग वहां पे खड़े हुए हैं, करेक्ट, या फिर वाई लोग खड़े हुए हैं। बिकॉज हमारे पास कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, हमें नहीं पता कितने लोग हैं, तो हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, लेटर्स की फॉर्म में। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये आपका x कुछ भी हो सकता है, लाइक 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, या फिर 100 भी हो सकता है। यहाँ पे ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसका मतलब ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नंबर्स, उनको हम वेरिएबल्स कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज ऑपरेटर। ऑपरेटर में बेटा सबसे सिंपल मतलब जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चार ही ऑपरेटर होते हैं मैथ में। प्लस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, बेसिकली मैथ में चार ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, एंड देन इट इज डन। ये आपकी तीन चीजें यहाँ पे कवर हो रही हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हमें फॉर्म करने हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कि इनसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बन सकते हैं। देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे फॉर्म करने हैं आपको। हमने ये सीखा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स का। एक सबसे सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, लाइक हमने एक वेरिएबल लिखा, एक ऑपरेटर लगाया और एक कांस्टेंट लिखा, तो क्या हम बोल सकते हैं ये एक एक्सप्रेशन है। यस, इट इज एन एक्सप्रेशन। इसके अलावा और कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। 2x
प्लस 3y। क्या ये एक्सप्रेशन है? यस, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल्स हैं और ऑपरेटर भी है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, लाइक एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 7y, 7/y। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिवाइड आ रहा है, तो हम यहाँ पे डिवाइड भी शो कर पा रहे हैं, प्लस भी शो कर पा रहे हैं, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी है। ये सभी आपके एग्जांपल हो गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के। आई थिंक इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट आपकी टर्मिनोलॉजी है टर्म्स, फिर हम कोफिशिएंट समझेंगे, आफ्टर दैट डिग्री। ओके, सबसे सिंपल भाषा में समझते हैं। टर्म्स का मतलब होता है बेटा पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। ये आपने एक्सप्रेशन देखे, इसका एक छोटा पार्ट। अब ये पार्ट सेपरेट कैसे होगा? पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ऐसे ही आपको याद रखना है हमेशा, तो इससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं। पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन एंड सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। ये ध्यान रखना कि ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन है और सेपरेट किससे होता है? प्लस और माइनस से। अब आप फटाफट आंसर बता पाएंगे। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये सेम ऊपर वाले ही ले लेते हैं, x+2। ये एक एक्सप्रेशन है। अब आप देखिए इसमें प्लस और माइनस से सेपरेट कौन सा हो रहा है? प्लस के पहले ये वाला पार्ट है और प्लस के बाद ये वाला पार्ट है, तो ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। तो यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप कहेंगे कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, करेक्ट। इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट से 2x प्लस 3x² प्लस 7y। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अब आप सेपरेट करिए, तो यहाँ पे ये एक टर्म हो गई बिकॉज प्लस के पहले आ रही है, प्लस के बाद ये एक टर्म हो गई और प्लस के बाद ये एक टर्म हो गई, तो प्लस से सेपरेट हो रही है 3 टर्म्स। यहाँ पे हम कहेंगे टोटल 3 टर्म्स है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज देख लेते हैं, लेट से 2xy अपॉन 3। आप ये मुझे बताइए ये कितनी टर्म्स है? कुछ बच्चों को लगेगा कि ये यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, लेकिन मैंने आपको क्या कहा है? सेपरेट होती हैं प्लस और माइनस से। यहाँ पे डिवाइड चल रहा है क्योंकि ये अपॉन में फ्रैक्शन में, तो मतलब डिवाइड है ये, और डिवाइड में कभी भी आपकी टर्म सेपरेट नहीं होती, ये पूरी बेटा एक ही टर्म है, कंप्लीट, ठीक है। तो हम इसे सिर्फ 1 टर्म लिखेंगे। देखने में लग सकता है 2 टर्म्स हैं, बट ये एक ही टर्म है। एक लास्ट एग्जाम्पल जो बहुत कंफ्यूजन होता है, जो आई थिंक कुछ ही बच्चे आंसर कर पाएंगे, देखते हैं कौन आंसर कर पाता है। लेट से यहाँ पे मैंने लिखा 3x प्लस वाई अपॉन 5। अब आप मुझे बताइए ये कितनी टर्म्स है? आपको अब लग रहा होगा ये सिंगल टर्म है, करेक्ट। अभी तो ये सिंगल टर्म है बेटा, लेकिन इसका दूसरा रूप अगर हम देखेंगे, इस फॉर्म में अगर लिखा है ये एक्सप्रेशन, तो ये अभी सिंगल टर्म है, 1 टर्म है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब आप मुझे बताइए कितनी टर्म्स है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये प्लस से ये एक वैल्यू सेपरेट हो रही है, ये भी एक वैल्यू सेपरेट हो रही है, तो यहाँ पे तो बेटा कितनी टर्म्स आ गई? 2 टर्म्स आ गई है, करेक्ट। तो यानी आपको फॉर्म जरूर चेक करनी है कि किस फॉर्म में दिया गया है, फॉर्म पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपकी अलग अलग सेपरेट हो गए डिनोमिनेटर्स, इसका मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स आएंगी, यहाँ पे सिंगल डिनोमिनेटर है, सिंगल फ्रैक्शन है, दैट मीन्स ये 1 टर्म होगी। आई थिंक यहाँ तक हमारी बात क्लियर है, ओके। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक समझना है वो है हमारा कोफिशिएंट। अब बेटा कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इसे भी बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। कोफिशिएंट का मतलब वो जो नंबर अटैच है आपके वेरिएबल के साथ, बस इतना मतलब है। नंबर अटैच विद कोफिशिएंट, अटैच सॉरी, नंबर अटैच विद वेरिएबल, जो आपके वेरिएबल के साथ नंबर अटैच है उसी को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। अब आप बहुत आसानी से आंसर बता पाएंगे, यहाँ पे देखिए 2x² प्लस 7y। अब आप मुझे बताइए y का कोफिशिएंट क्या होगा? अगर मैं आपसे यहाँ पे लिख दूं कोफिशिएंट ऑफ y, आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ y, ऐसा सेम क्वेश्चन आपकी बुक में भी आ जाएगा एक्सरसाइज में, कोफिशिएंट ऑफ y बताइए क्या होगा? वी ऑल नो दैट कि यहाँ पे y के साथ कौन सा नंबर अटैच है? 7, तो कोफिशिएंट हो गया हमारा 7। अगर मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x²
इज हेयर टू। करेक्ट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप फटाफट आंसर चुटकी बजाते ही कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे लेट्स से 12x² माइनस 7/2 y। करेक्ट। अब आप मुझे बताइए इसमें y का कोफिशिएंट क्या होगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y में, कोफिशिएंट ऑफ y, एक कॉमन एरर जो सब बच्चे करते हैं, आप पहले आंसर गेस करिए। 7/2। बहुत सारे बच्चों ने यही आंसर गेस किया होगा, बट बेटा ये आंसर रॉन्ग है। ये ध्यान रखना, कोफिशिएंट जब भी आपसे पूछे जाए आप साइन जरूर देखेंगे। यहाँ पे बेटा इसके साथ क्या चल रहा है, माइनस, तो इसका एक्चुअल जो कोफिशिएंट होगा वो होगा -7/2। ये गलती कभी भी नहीं करनी है, एमसीक्यू में टीचर फंसाने के लिए दे देंगे, आप 7/2 करोगे माइनस नहीं लगाओगे, ठीक है, तो मार्क्स चले जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस का ध्यान रखना है हर बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट सेम 12 आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक हमारी बात क्लियर है। नाइस। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, बेटा कितने टॉपिक क्लियर हो गए एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल्स हो गया, एक्सप्रेशंस, टर्म एंड कोफिशिएंट। एक लास्ट टॉपिक रह गया, डिग्री क्या होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा कलर सेलेक्ट करें। चलिए ब्लू से करते हैं। बेटा डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री वो वाली डिग्री नहीं जो हमें एजुकेशन में मिलती है, ठीक है, वो तो डिग्री होती है, बट यहाँ पे डिग्री का मतलब होता है पावर। इसे भी सिंपल वर्ड में आपको ध्यान रखना है, डिग्री का मतलब है बेटा पावर। और पावर नॉर्मल नहीं, हाईएस्ट पावर। कौन सी पावर, हाईएस्ट पावर। तो बस हाईएस्ट पावर ढूंढिए और वही नंबर आपका क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, फटाफट देख लेते हैं। x² प्लस 7x-2। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे डिग्री क्या लग रही है आपको। और यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा, डिग्री पावर किसकी, वेरिएबल्स की। कुछ बच्चे तो कांस्टेंट की डिग्री देखने लगते हैं, तो स्पेसिफिकली मैंने आपको बता दिया कि पावर आपको चेक करनी है, डिग्री किसकी चेक करनी है, वेरिएबल्स की। कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, 2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1, पावर 2 पावर 1, यहाँ पे वेरिएबल की पावर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, हाईएस्ट पावर आप ध्यान से देख सकते हैं, हाईएस्ट पावर का मतलब डिग्री होता है, और ये आ रहा है बेटा आपका 2। तो हाईएस्ट पावर मतलब 2 आ जाएगी यहाँ पे डिग्री में। एक और एग्जांपल देख लीजिए। लेट से अगर हम एक और देखें, 7x3 माइनस 17y4 माइनस 15z8। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे डिग्री क्या होगी। हम सभी जानते हैं बेटा, हाईएस्ट पावर x की पावर 3 है, y की पावर 4 है, z की पावर 8 है, हाईएस्ट हमें दिख रहा है 8। वी ऑल नो दैट इट इज डिग्री 8। इतना सिंपल है, वन वर्ड आंसर है। 9th के आप लोग हैं, आप लोग इजीली बता पाएंगे। इतने इजी क्वेश्चन पेपर में आ गए तो कर लेंगे आई थिंक सभी। वेरी नाइस। चलिए यहाँ तक हमारी बात क्लियर होती है। इसके बाद लास्ट जो हमें समझना है, क्लासिफिकेशन, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज और है अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन, कि हम एक्सप्रेशन को कैसे क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज एंड टर्म्स। ये लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन का। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। अब हम एक्सप्रेशंस को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, वो कैटेगरीज क्या होंगी वो समझ लेते हैं। सबसे पहले कि हम एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे दो बेसिस हैं बेटा, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कि उसमें कितनी टर्म्स हैं। ये आपने 6th 7th 8th में सब में पढ़ा है।
सभी बच्चे पढ़ के आते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ के आते हैं तो उनको फिर दिक्कत आती है बाद में। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा देर नहीं हुई है, समझते हैं यहाँ पे। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स यहाँ पे 3 कैटेगरी बनाई गई है मेनली। फर्स्ट इज बेटा मोनोमियल टर्म्स। हमने काउंट करा था कि 1 टर्म होंगी, 2 टर्म होंगी। सिमिलरली अगर आपके एक्सप्रेशन में 1 टर्म है तो यहां पे आप उसे कहेंगे मोनोमियल। तो इसको याद रखना है आपको, मोनोमियल कंटेन ओनली 1 टर्म, सिंगल टर्म होगी बेटा इसमें। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2x या 12x, एक ही टर्म है और कुछ तो टर्म नहीं आ रही है, तो ये मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, माइनस का 7/2y, ये भी तो सिंगल टर्म है ना, अपॉन 2 देख के घबराना नहीं है। उसके बाद एक और कैटेगरी, मतलब इसमें ही दूसरी आ जाती है आपकी बायनोमियल, ये भी सब पढ़ के आ रहे हैं। तो बायनोमियल में बेटा होते हैं 2 टर्म्स। तो अगर कहीं पे 2 टर्म्स दिख रहे हैं तो आप उसे कह सकते हो इट इज अ बायनोमियल एक्सप्रेशन। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, x+7y। यहाँ पे आप देखेंगे 2 टर्म्स आ रहे हैं, x और 7y। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आपकी थर्ड पॉइंट आ जाएगा ट्राइनोमियल। अब आपको सभी को क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे टोटल, 3 टर्म्स होंगे, सिंपल। तो यहाँ पे बेटा 3 टर्म्स आने वाले हैं सर, क्या ना। सो ट्राइनोमियल्स में आपके 3 टर्म्स होंगे। इसका एग्जांपल हम क्या लेंगे, लेट्स से 12y प्लस 3x-7। अब आप मुझे बताइए 12x प्लस 3x, 12y प्लस 3x-7, यहाँ पे 3 टर्म्स आ रहे हैं, तो बेटा इस ये हो गया हमारा एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। इसके अलावा एक और है एक्स्ट्रा, वो मैं आपको बता देता हूँ, विच इज क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल, अब आप लीनियर पैटर्न देख पा रहे हैं, तो ये 4 टर्म का ही होगा बेटा, है ना। तो इसका भी आप एक्सप्रेशन अपने आप बना लेंगे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, ठीक है। और बेटा एक चीज और है लास्ट में जो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है, वो भी हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं, 5th वन पे। पॉलिनोमियल सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यही है, पॉलिनोमियल। पूरा चैप्टर पॉलिनोमियल भी चल रहा है। पॉलिनोमियल मतलब ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 1 और मोर, 1 और मोर टर्म्स हो। एक या एक से ज्यादा अगर टर्म्स हैं तो हम उसे कह सकते हैं बेटा पॉलिनोमियल है वो सारे, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए क्राइटेरिया चाहिए, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए यहां से अब हम समझ लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कितने पार्ट्स किए गए हैं एक्सप्रेशंस के। तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट पार्ट आ जाता है आपका लीनियर। लीनियर का मतलब डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर होती है, तो यहाँ पे आपकी लीनियर एक्सप्रेशंस उन एक्सप्रेशंस को कहेंगे जिनकी हाईएस्ट पावर 1 है, 1 डिग्री आ रही है, डिग्री इक्वल टू 1। एग्जाम्पल बता दीजिए, जैसे x+y+2 +2। अब आप देखिए यहाँ पे x की पावर 1, y की पावर 1 और 2 तो कांस्टेंट ही है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, 1 से ज्यादा पावर नहीं आ रही है। इसका मतलब ये एक लीनियर का एग्जाम्पल हो गया। और इसी तरीके से सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक। ये सभी ने बच्चों ने नाम सुने होंगे 8th क्लास में, सभी बच्चे पढ़ के आते हैं जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है बेटा जिसकी डिग्री 2 होती है, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री 2 आ रही है। अब पावर आप 2 लगा के एक्सप्रेशन बना दीजिए, जैसे x² + 7y। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। तीसरा हम ले सकते हैं क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब बेटा वही सेम, 3 पावर, डिग्री कितनी 3 हो जाएगी, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल क्या बन सकता है, x³ - 7, कुछ भी। हाईएस्ट पावर आपके पास 3 होनी चाहिए क्यूबिक में, करेक्ट। चलिए एक लास्ट, एक एक्स्ट्रा है आपके बुक में नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा है, तो वो आप समझ लीजिए, पाई क्वाड्रेटिक। ये 4th नंबर पे आ जाएगी बेटा। पाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्वाड्रेटिक का डबल। तो डिग्री कितनी होगी इसमें, सभी गैस कर सकते हैं, डिग्री यहाँ पे होने वाली है हमारी 4, 4 होने वाली है, करेक्ट। इसका कोई भी आप एक्सप्रेशन बना लीजिए, करेक्ट। ये भी आप कमेंट बॉक्स में अपना बता दीजिएगा। तो यहाँ तक हमारा पूरा इंट्रोडक्शन अब क्लियर हो चुका है। अब हम सीधा एक्सरसाइज पे मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज और, एक क्राइटेरिया रह गया, अभी थोड़ा सा वेट करिए, एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज पे मूव करते हैं, ठीक है। ये चलिए उसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।
अभी हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं बिकॉज हमारे सारे बेसिक टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, तो हम सीधा एक्सरसाइज पे क्वेश्चन करेंगे। अब आ जाते हैं बेटा 2.1 एक्सरसाइज। अपनी अपनी बुक खोल लीजिए अगर आपके पास बुक है तो, और उसमें आंसर टिक करते जाइएगा बिकॉज बुक में ही हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से भी आप मान के चलिए, नेक्स्ट क्लास में बताते हैं क्या होगा। डिग्री बतानी है बेटा हर एक एक्सप्रेशन की, तो फटाफट आ जाइए और जल्दी से आंसर करना शुरू कर दीजिए। बताइए बेटा, इसका डिग्री बतानी है। हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको? पावर 2, पावर 1। पावर तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं वेरिएबल की, तो हाईएस्ट पावर हो गई बेटा 2। वन वर्ड आंसर है, एमसीक्यू में आ सकता है। यहाँ पे बताना है बेटा हाईएस्ट पावर कितनी होगी। सभी को दिख रहा है बेटा पावर 3, पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री हो गई 3। ये कांस्टेंट है, इस पर अभी बात करते हैं। लास्ट वाले को देखिए, फोर्थ, 4z-3। अकेला वेरिएबल है बेटा z, तो इसकी पावर कितनी दिख रही है? 1। बीच वाला बेटा जो नंबर है आपका -9, ये एक कांस्टेंट नंबर है। और ये आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट जो नंबर्स होंगे, कांस्टेंट, इन्हें बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। वो अब मैं आपको बाद में बताता हूँ। बट यहाँ पे अगर हम इसे एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल मान रहे हैं या कांस्टेंट वैल्यू मान रहे हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू की डिग्री हमेशा होती है बेटा 0। ये तो आप याद ही कर लो, एमसीक्यू में आ सकता है। अब आप पूछेंगे क्यों होती है 0, तो 0 इसलिए होती है बिकॉज -9 को हम लिख सकते हैं बेटा, वेरिएबल तो है नहीं इसमें, तो हम वेरिएबल x लिख के उसकी पावर 0 लगा सकते हैं। बिकॉज x की पावर 0 का मतलब क्या है? 1। तो इसका मतलब बेटा -9 × 1 आया, तो अभी भी ये -9 ही। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ये मान के चलिए 4 को मैं 4 × 1 भी लिख सकता हूँ और 2 × 2 भी लिख सकता हूँ। क्या 4 में कोई फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से -9 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ तो मेरे को साफ दिख रहा है वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है? 0। तो हाईएस्ट पावर हो गई बेटा 0, डिग्री हो गई 0। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कांस्टेंट वैल्यूज की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इसमें क्या करना है? क्वेश्चन 2, राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2, 3। तो जो डिग्री 1 है, 2 और 3, उन सभी के एक एक एक्सप्रेशन बनाने हैं, एक एक पॉलिनोमियल लिखने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे डिग्री 1 का देख लेते हैं। डिग्री 1 का कोई एक्सप्रेशन बना लीजिए, बहुत इजी है। लेट से 3x - 7y, और कुछ डाल दीजिए कांस्टेंट +10। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिग्री 1 का हो गया ये। डिग्री 2 का एक बना लीजिए। ये आंसर आप अपनी नोटबुक में भी स्कूल की कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर जो आप अपनी नोटबुक में करते हैं। यहाँ पे आप डिग्री 2 यानी 2x² -7x + 3, एक्सप्रेशन डिग्री 2 हो गया। डिग्री 3, डिग्री 3 में बेटा क्या करना है हमें? पावर 3 लेनी है, तो यहाँ पे x³ -7x, ये भी हम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया बेटा डिग्री 3 का। आई थिंक इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है? यहाँ पे साफ आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट्स बताने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, x² और x³ का कोफिशिएंट बताना है। एक्सप्रेशन आपके पास ये गिवन है। आंसर में हम क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट। इसी तरीके से आपको स्कूल की नोटबुक में भी करना है। अगर आप होमवर्क कर रहे हैं अपने स्कूल का, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, चाहे स्कूल की नोटबुक में करें चाहे एग्जाम पेपर पे करें। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में? बताइए। कोफिशिएंट हमने पढ़ा था नंबर विच इज अटैच विद द वेरिएबल, तो यहाँ पे x² के साथ नंबर कौन सा अटैच है? तो x² के साथ बेटा अटैच है +6। और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x³, बताइए बेटा x³ का कोफिशिएंट क्या लग रहा है आपको? 3। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 3 नहीं आएगा, -3 आएगा। तो बेटा ये -3 का ध्यान रखना, माइनस छोड़ दिया तो मार्क्स भी छूट जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो x³ का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या बताना है बेटा? इसमें कोफिशिएंट बताने हैं z के। अच्छा, चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये भी कुछ वैसा ही हो गया बेटा, कांस्टेंट वैल्यू जैसा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट बताना है, लेकिन यहाँ पे 4z³ दे रखा है। कोफिशिएंट बताना किसका है?
जेड का बताना है बेटा। तो अगर जेड का कोफिशिएंट बताना है तो जेड होना भी तो चाहिए, यहाँ पे तो जेड ही नहीं है। तो सेम हम वही काम करेंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है। चलिए इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे 4z³ प्लस 5z²। हमारे पास लीनियर यानी पावर 1 का कोफिशिएंट नहीं है, करेक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा कोफिशिएंट 0 और पावर z1, z लिख सकते हैं पावर 1 का, और -11। क्या ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा? इसकी अभी भी तो वैल्यू 0 ही है, बताइए है या नहीं? जब इसकी वैल्यू 0 है तो मैं 0 ऐड करूं या माइनस करूं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम इसको पूरे एक्सप्रेशन को, इस वाले को यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ तो यहाँ पे इस z का कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा है आपको? 0। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा आंसर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ट्रिकी है। कोफिशिएंट ऑफ z, जो बच्चे बेटा मैथ में काफी अच्छे हैं उनको तो फटाफट आंसर मिल गया होगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको कि अगर x नहीं दिया गया है या z नहीं दिया गया है और उसको उसकी आपको कोफिशिएंट पूछी गई है, तो आपको फॉर्म करना पड़ेगा, प्री फॉर्म करने पड़ेगी अपनी इक्वेशंस को या एक्सप्रेशंस को। इज इट क्लियर? आई थिंक नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट इज बताना है आपको व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। तो बेटा ये तो सभी जानते हैं, इतना इजी क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। कांस्टेंट टर्म का मतलब जो सिर्फ कांस्टेंट है, जिसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है। तो क्या दिख रहा है बेटा आपको, कौन सा दिख रहा है कांस्टेंट टर्म? जल्दी से बताइए। आई थिंक सभी ने गैस कर लिया, विच इज -10। एंड आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज बेटा खत्म हो जाती है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आई थिंक बीच में कुछ पार्ट में आपको शायद डाउट हो सकते हैं, तो आप एक बार दोबारा से वीडियो देखना। कुछ बच्चों को डाउट होंगे तो उनको दोबारा से वीडियो एक बार री स्टार्ट करके देख लेना। और अगर कोई भी फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से आपको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 एक्सरसाइज चालू करेंगे, और नेक्स्ट उसके बाद हम सीरीज बाय सीरीज सारी ही एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे सीरीज बाय सीरीज। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, कंटिन्यू देखिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।